अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 17, जोहरी का कत्ल। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जिस वक्त जमाल गाड़ी में अपने घर के पोर्च में रुका, उसने वहीं गाड़ी बंद की और अंदर की जानिब बढ़ गया। उसकी मामा अभी तक पोर्च में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मामा, बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना दे दें। मगर ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि तुम रात इतनी देर तक बाहर रहो, मामा ने नाराजगी में कहा। मामा, अब मैं जानबूझकर थोड़ी बाहर रहता हूँ, मुझे मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, आप प्लीज खाना दे दें, बातें बाद में करते हैं, उसने लाड से कहा। तो मामा बोली, अच्छा जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर सीधे किचन में आ जाना। ठीक है मामा, उसने कहा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो लाउंज में दादाजी भी मौजूद थे। उन्हें जमाल के आने की खबर मिल गई थी। वो उनके पास बैठ गया। कहाँ रहे तुम? दादा ने पूछा तो वो धीरे धीरे रुदात सुनाने लगा। दादाजी गौर से सारी बात सुनते रहे। वो कह चुका तो बोले, मतलब अभी तक टैब के बारे में पता नहीं चला, लेकिन नीली रोशनी का पता। उसने कहना चाहा तो दादाजी बोले, वो मुझे मालूम है। ये कहकर उन्होंने फोन निकाला और कर्नल इफ्तिखार का नंबर मिलाने लगे। कुछ देर बाद राब्ता हो गया। हाल अहवाल के बाद उन्होंने कहा, वो जो सफेद फार्म पकड़ा गया है ना आज, उसे जाया मत होने दीजिएगा, मैं उससे बात करना चाहूंगा। ये कहकर वो दूसरी जानिब से सुनने लगे। फिर चंद अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया। दादाजी, जो बंदा वहाँ लैब चला सकता है उसके पास कुछ न कुछ मालूमात तो जरूर होंगी। हाँ, देखें उससे कोई नई बात मिलती है या नहीं। ये कहकर वो चंद लम्हे सोचते रहे। फिर बोले, वो लैब का बंदा था, अगर कोई कमांडो किस्म का होता तो शायद तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाते। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी लापरवाही ने उन्हें पकड़वा दिया, वरना उनके बारे में पता ही न चलता। जमाल ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, मगर अब तुम ज्यादा मोहतात रहना, दादाजी ने तशवीश से कहा। खैरियत? उसने चौंकते हुए पूछा। तो दादाजी ने उसे डॉक्टर विलियम की फोन कॉल के बारे में बताते हुए कहा, वो जख्म खुर्दा है जैसे कोई सांप, वो पलटकर डसेगा जरूर, चले देखते हैं, उसने कहा और किचन की तरफ देखा। उनके दरमियान शायद मजीद बात होती, लेकिन उन्हीं लम्हात में मामा खाना लेकर आ गईं। वो वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया। खाने से फरागत के बाद वो अपने कमरे में चला गया। वो लेटा और दिन भर होने वाली मसरूफियत के बारे में सोचता हुआ नींद की वादी में खो गया। उसकी आंख अचानक ही खुली थी। उसे फौरन समझ में नहीं आया कि वो अचानक नींद से बेदार क्यों हुआ है। वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो खाली दिमाग काफी देर तक बैठा रहा, मगर उसे जागने की कोई वजह समझ में नहीं आई। इस वक्त वो दोबारा लेट जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी निगाहों के सामने तारीकी छा गई। एकदम से उसका दौरान खून तेज हो गया। उसे पता चल गया कि कोई ऐसा मंजर दिखाई देने वाला है जिससे किसी न किसी हवाले से उसकी मदद होगी। तारीकी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे तारीकी छटने लगी तो उसमें एक सड़क दिखाई दी जो कभी ऊपर होती और कभी नीचे हो जाती। उसने गौर किया तो वो सड़क शहर में मौजूद थी। उसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स भी हौले हौले लरज रही थीं। उसकी निगाह एक बिल्डिंग के सतून पर पड़ी। एक स्याह लकीर उसके गिर्द लिपटी हुई थी। अचानक वो लकीर सतून से तीर की मानिंद उसकी तरफ बढ़ी और उसे अपनी लपेट में ले लिया। बिल्डिंग तो लरजना बंद हो गई, लेकिन उसे लगा जैसे वो स्याह लकीर उसे निचोड़ कर रख देगी। उसके साथ ही उसे कुछ यूं आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई गरारियां चल रही हों। उसने कुव्वत लगाकर खुद को इस स्याह लकीर के हिसार से खुद को छुड़ाना चाहा तो वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जब वो दोबारा उठा तो हर शय साकिन हो चुकी थी। वो स्याह लकीर दिखाई नहीं दे रही थी। तारीकी हट चुकी थी। उसे समझ न आया कि वो कैसा मंजर था। वो कुछ देर तक दिमाग लड़ाता रहा, लेकिन एक भी इशारा उसके पल्ले नहीं पड़ा। उसने सोचना बंद कर दिया, लेकिन इस मंजर से वो समझ गया कि कुछ न कुछ होने वाला जरूर है। उसकी नींद एकदम से उचाट हो गई थी। वो फ्रेश होने के लिए उठ गया। वो नाश्ता कर चुका तो उसके दादा ने पूछा, मैं तरबियती मरकज जा रहा हूँ, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? नहीं दादाजी, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, उसने सुकून से कहा। घर पर रहोगे क्या? उन्होंने पूछा। जाहिर है आज मैं मामा के साथ रहूंगा, उसने अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहा। तो दादाजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ये भी तजस्सुस नहीं कि उस जौहरी को पकड़ लिया है कि नहीं? वो मुझे आप बता देंगे, मैं बहरहाल आज घर पर ही हूँ, उसने हंसते हुए कहा। तो दादाजी समझ गए कि वो अपनी मामा को खुश करना चाहता है। तभी उन्होंने एक सेल फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। दादाजी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत तो होती नहीं, उसने खुश होते हुए कहा। नहीं बेटा, इसे अपने पास रखो, इसमें काफी कुछ खास है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी ये रखो, उन्होंने कहा। तो जमाल ने वो फोन ले लिया।
थोड़ी देर बाद दादाजी चले गए। वो अपनी मामा के पास लाउंज में आ बैठा। इसने वहीं से इंस्पेक्टर मंसूर को कॉल की। कुछ देर बाद ही राब्ता हो गया। अंकल, क्या बना उस जौहरी का? पूरे शहर में एक ही जौहरी था जिसके हीरे यहाँ तराशे जाते थे। उसकी लैब मिल गई है, लेकिन वो कल शाम ही से लापता है। किसी को पता नहीं वो किधर गया। मतलब बंदा मिल गया है, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, ये वही जौहरी निकला जिसकी लैब में से बहुत सारे टैब मिले हैं। वहीं पर उनमें प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता था। उन्होंने बताया, आम टैब लेकर उसमें रेज वाला प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता था। हीरे तराशने की आड़ में ये काम हो रहा था। इसने पूरी तरह तस्दीक चाही। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने तस्दीक कर दी। अब वो जौहरी मिले तो पता चले कि ये सारा खेल क्यों खेला जा रहा था। उसने बेचैनी से कहा तो इंस्पेक्टर बोला, हाँ ऐसा ही है, बहुत जल्द हम उसे तलाश कर लेंगे। क्या वो बाहर जा सकता है, मतलब मुल्क से बाहर? पता नहीं, एयरपोर्ट पर तो सख्त निगरानी लग चुकी है। अब देखें, उन्होंने कहा और अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया। दोपहर के बाद तक जमाल अपनी मामा के साथ ही रहा। दादाजी दोपहर के वक्त वापस आ गए थे। उनसे मालूम हुआ कि वो जौहरी रूपोश है, ताहाल मिल नहीं पा रहा है। वो मिले तो पता चले कि आखिर वो टैब क्यों बनाए जा रहे थे जिनसे लोग बेहोश हो जाते थे। शाम के वक्त अपनी मामा के साथ वो लाउंज ही में बैठा हुआ था। ऐसे में जमाल के पास पड़ा जेब में फोन बज उठा। पहले तो उसे मालूम न हुआ, फिर उसे जैसे याद आ गया। उसने फोन निकाला और कॉल रिसीव कर ली। इंस्पेक्टर मंसूर बात कर रहा हूँ। आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? उसने खुशगवार हैरत से पूछा। डॉक्टर इलियास को ये फोन मैंने ही दिया था। खैर, मेरी बात सुनो। जी जी बोलें, जमाल ने तेजी से कहा। जिस जौहरी की तलाश में वो पूरा शहर छान रहे थे, वो कत्ल कर दिया गया है, इंस्पेक्टर मंसूर ने बताया। ओह, ये क्या हुआ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। किसी ने उसे मारकर शहर की मारूफ शाहराह पर फेंक दिया था। अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, उसने बताया। ये अच्छा नहीं हुआ, वो ताज्जुब से बोला। हाँ, अब हमें कुछ मजीद सोचना होगा। खैर, मैं तुम्हें करता हूँ फोन, उसने कहा और कॉल बंद कर दी। उसने फोन अपनी जेब में रखा और सोचने लगा। लाजमन ये उन्हीं लोगों ने उस जौहरी को कत्ल किया है जिनका वो आलाकार था। उन्हें मालूम हो गया था कि अब जौहरी को पकड़ा जा रहा है, तो राज फाश होने की वजह से उन्होंने जौहरी ही को खत्म कर दिया। वो कुछ देर वहीं बैठा सोचता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। उसने कार की चाबी उठाई और बाहर निकलता चला गया। इंस्पेक्टर की बताई हुई जगह पर पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया। उसने गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने पार्किंग में खड़ी की और उस जगह की जानिब बढ़ा जहां लाश फेंकी गई थी। उसे वहां तक पहुंचने में देर हो गई थी। जौहरी की लाश उठा ली गई थी। वहीं से उसे पता चला था कि उसकी लाश अस्पताल ले गए हैं। वो अस्पताल जाने के लिए तेजी से मुड़ा और अपनी कार की जानिब जाने लगा। वो फुटपाथ से उतरकर बिल्डिंग के सामने पार्किंग में पहुंचा। अभी वो अपनी कार से चंद कदम के फासले पर था, अचानक बिल्डिंग के सतून के साथ खड़ा एक स्याह कपड़ों में मलबूस शख्स आनन फानन उसके सामने आया और पता ही तब लगा जब लम्हे से भी कम वक्त में उसके साथ आ लिपटा। उसने जमाल को अपने घेरे में लिया तो जमाल को यूं लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। खतरा महसूस होते ही जमाल की कैफियत बदल गई थी। उसने कुव्वत लगाकर उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाया। वो बेबस हो चुका था। अचानक वो स्याह पोश पीछे हटा और उसने जमाल को छोड़ दिया। जमाल बेहाल हो गया था। इससे पहले कि वो खुद पर काबू पाता, वो स्याह पोश आगे बढ़ा। उसने जमाल को कमर से पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। वो काफी ऊपर उठा और फुटपाथ से भी आगे सड़क पर जा गिरा। गिरते ही उसे चोट का एहसास तो न हुआ, लेकिन वो किसी रबर की मानिंद उछला और इस स्याह पोश को पकड़ने के लिए उसके जानिब बढ़ा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। वो गायब हो चुका था। वहाँ मौजूद लोग आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। जाहिर है उनकी निगाह में वो एक आम सा लड़का था जिसे किसी शख्स ने उछालकर फेंका था। ये इतनी हैरत अंगेज बात नहीं थी। लोग हैरान इस पर थे कि वो गिरते ही दोबारा उठकर उस शख्स को तलाश करने लगा था जिसने उसे उछाला था। उसने बेसाख्ता लोगों से पूछा, किधर गया वो? लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो सब उसे देख रहे थे। चंद लम्हों में ही जमाल को एहसास हो गया। इसने इधर उधर देखा और फिर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ कार की जानिब बढ़ा। कार बढ़ाते हुए उसे सुबह का देखा हुआ मंजर याद आ गया। वैसा ही हुआ था जो उसने देखा था, लेकिन वो था कौन, उसकी समझ में ये नहीं आई। वो अस्पताल के गेट तक जा पहुंचा। उसने कार पार्क की, सीधा इस्तकबालिया पर गया। वहां से मालूमात लेकर तेजी से उस तरफ जाने लगा जहां उसे इंस्पेक्टर मंसूर मिल सकता था। जरा सी तलाश के बाद उसे इंस्पेक्टर मंसूर मिल गया। सामने कमरे में एक लाश पड़ी थी। वो शहर के मशहूर जौहरी की लाश थी। उसने उसकी तस्वीर 12 अखबारों में देखी हुई थी। कुछ पता चला इसके बारे में?
जमाल ने तशवीश से पूछा। अभी तो कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। यही ख्याल किया जा सकता है कि कातिल वही हो सकते हैं जिनका राज फाश होने का डर था। उसने मायूसाना अंदाज में कहा। पोस्टमार्टम, उसने कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, 2 फायर हुए हैं सीने पर, तशद्दुद का कोई निशान नहीं, इंस्पेक्टर ने हौले से बताया। मतलब किसी ने बड़े करीब से इसे मारा, फिर लाकर सड़क पर फेंक दिया। ये एक तरह से हमें भी चैलेंज है, जमाल ने दबे दबे गुस्से में कहा। जैसे मर्जी समझ लो, मगर इस राज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंस्पेक्टर ने कहा तो वो एक तरफ होकर खामोशी से खड़ा हो गया। उसने अपने वजदान से बहुत ज्यादा मदद लेने की कोशिश की कि कोई इशारा मिल जाए, कहीं कोई नुक्ता सूझ जाए, मगर उसका दिमाग उसी स्याह पोश शख्स की तरफ था जो उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर इंस्पेक्टर से कहा, क्या मैं तरबियती मरकज न चला जाऊं? सारी इतलात वहीं कंट्रोल रूम में आती हैं, शायद कोई काम की बात मिल जाए। जमाल ने पूछा। हाँ चले जाओ, यहाँ रहकर भी क्या करना है? ये लाश वारिसों के हवाले करके मैं भी आता हूँ, उसने कहा तो जमाल सर हिलाता हुआ अस्पताल से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा।